लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे about registers used in Intel 8086. We just take the overview of that one and how the 16-bit registers are subdivided into two segment, high order and low order in case of accumulator base counter as well as data register. Rest of the register जो है आपका 16-bit का यूज होता है। हम लोग ये भी देखे थे कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा वो इंस्ट्रक्शंस नाउ रिप्लेस्ड बाय द स्पेसिफिक रजिस्टर यूज्ड इन इंटेल 8086। तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो आपका जो है रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 को यूज करेगा। तो AX is the representation, AX, BX, CX and DX is the representation for 16-bit and AL, BL, CL and DL is the representation for 8-bit। इसका मतलब है कि जैसे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं सी प्रोग्राम में, तो डेटा टाइप आपका ये तय कर देता है कि आपका जो वेरिएबल पर्टिकुलर डेटा टाइप में डिक्लेयर हुआ है वो कितना साइज का वैल्यू होल्ड कर सकता है, यानी 16 बिट का वैल्यू होल्ड कर सकता है कि 32 बिट का वैल्यू होल्ड कर सकता है या 8 बिट का वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा टाइप उस पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या है। उसी तरह से यहाँ पर बिट डिस्प्लेसमेंट जो आपका यूज हो रहा है, दैट सेट द साइज और द लिमिटेशन ऑफ द पर्टिकुलर रजिस्टर, ठीक है ना, to allocate the data कि what is the size of the data allocated in the specific register that is set by the particular register naming convention। तो यहाँ पर AX और BX, CX, X जो रिप्रेजेंट किया हुआ सफिक्स किया हुआ है that is used for 16 bit और AL is the representation for 8 bit। मेमोरी में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका जो भी लॉजिकल एड्रेस CPU जनरेट करता है, मेन मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है, यानी मेन मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशन रन करता है अगर, तो मेन मेमोरी एलोकेशन करने के लिए उसको फिजिकल एड्रेस का जरूरत होता है। हर एप्लीकेशन का फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है उसको यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस किए थे वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए डिस्कस किए थे। आगे जब आप पढ़ेंगे मेन मेमोरी मैनेजमेंट तो उसमें नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में भी आप देखेंगे लाइक पेजिंग एंड सेगमेंटेशन कि हाउ द पर्टिकुलर physical address is generated on the basis of logical address, because उस समय आप वहां पर आपका सेगमेंटेशन के केस में सेगमेंट नंबर और ऑफसेट होगा, सेगमेंट ऑफसेट थ्रू विच द पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड। तो लॉजिकल एड्रेस जो आपका रिप्रेजेंट होगा उसके बेसिस पर आपका लिमिट चेक होगा। लिमिट अगर हमारा जो है लॉजिकल एड्रेस का लिमिट से के अंदर में होगा, जैसे आप एरे लेते हैं तो एरे का साइज 10 है, तो एरे का इंडेक्सिंग कहां से कहां जनरेट करते हैं, 0 to एरे पढ़ाई नहीं हुआ अभी, एरे अभी डिस्कस नहीं हुआ है सर 0 to 10 ना। नो सर, एरे अभी नहीं पढ़ाई हुआ है सर, अभी नहीं पढ़ाई हुआ, हम पढ़ाए ना जी। ठीक है आप सर, आप हाँ हम पढ़ाए ना, एरे का कॉन्सेप्ट दिए ना, इफेक्टिव एड्रेस इंडेक्स नहीं है सर, बताए थे ना। कौन बोल दिए 0 to 10? 0 to 9 सर। 0 to 10 कैसे होगा जी? अगर तुम्हारा कोई एरे है, एरे पहले तो हम डिस्कस किए थे कि अगर हमारा जो है वेरिएबल 5-6 वेरिएबल से ऊपर अगर वेरिएबल सिमिलर टाइप का वेरिएबल लेकर कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम एरे को प्रीफर करते हैं। तो अगर हम एरे को प्रीफर करेंगे, सपोज A10 साइज का कोई एरे प्रीफर करेंगे, तो इसमें जो ब्लॉक बनेगा, ये ब्लॉक हमारा कितना बनेगा, ठीक है? हाँ, तो ये 10 ब्लॉक बनेगा ना। यस सर। तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड? लोअर बाउंड 0 और अपर 9। हाँ, तो 10 कैसे बोल दिए थे? ये इंडेक्सिंग आपका हम लोग बताए थे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस 10 ब्लॉक, चूंकि एरे आपका 0 से इनिशिएट होता है, तो इसमें जो वैल्यू है सपोज 2 3 4 5 9 12 13 20 21 45 कोई भी वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है उस पर आपका जो है ये इंडेक्सिंग के बेसिस पर आपका ये एलोकेट होता है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू,
ये आपका क्या हो गया, इंडेक्स। ऑल आर द यूज फॉर एड्रेसिंग एलिमेंट, यूज एज एड्रेसिंग एलिमेंट। और हर जो आपका वैल्यू है वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन एड्रेस पर रिप्रेजेंट हो रहा होगा। मान लेते हैं कि पहला एड्रेस जो आपका 1000 है, तो आप किसी का भी एड्रेस निकाल लेते हैं, तो ये पहला एड्रेस एक्चुअली क्या होता है, बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो ये बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस इज द एड्रेसिंग एलिमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लिस्ट। इस एरे के अंदर मान लेते हैं 6 का अगर हमको एड्रेस पता करना है, तो अगर हमको स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ 6 एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन द 6th इंडेक्स पोजीशन। तो एड्रेस कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे ना। एड्रेस ऑफ A6 इज द बेस एड्रेस +1 प्लस W इंटू लोकेशन। यहाँ लोकेशन हो गया 6, लोकेशन बोलिए या इंडेक्स बोलिए आप। तो बेस एड्रेस हो गया 1000, वेट क्या हो गया, इसमें जो आप डेटा रखे हैं वो किस तरह का है, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर का साइज क्या होता है, वेट 2, और लोकेशन इंडेक्स क्या है 6। कितना हो जाएगा 10, 1000 प्लस 12 1012। नाउ सी इन दिस मैनर, आपका जो इंटीजर अगर डेटा है तो बेस एड्रेस में 2 बाइट बढ़ता है। तो ये हो गया 1002, 1004, 1006, 1008, 10 10, 10 12, 10 14, 10 16, 10 18। तो इसका कितना आया, 10 12 आया। यस सर। ये 10 12 जो कैलकुलेट किए। अगर यहाँ एरे जो है इंटीजर के जगह कैरेक्टर अगर कंटेनर होता, तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट होता है, तो यहाँ वेट 1 से मल्टीप्लाई होता है। अगर फ्लोट डेटा होल्ड करता है, ये कंटेनर ऑफ फ्लोट डेटा होता, तो ये इसका वेट कितना होता, 4 बाइट होता ना। यस सर। तो 4 इंटू 6 हो जाता है, तो 1024 हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपका जो है, जो रिसोर्स जहां आप डेटा रख रहे हैं वो किस तरह का डेटा होल्ड कर रहा है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्किटेक्चर में, ऑलरेडी हम लोग इनिशिएट कर लिए थे आर्किटेक्चर में, बॉडी देखे थे। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द एक्सेसिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो एक्सेसिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन, जैसे अभी हम लोग देखे कि किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ठीक है, फिजिकल मेमोरी में एलोकेट करने के लिए फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पर अब वेरियस एड्रेसिंग एलिमेंट यूज होगा। तो वेरियस एड्रेसिंग एलिमेंट में, जैसे अभी हम लोग जो एड्रेसिंग एलिमेंट यूज किए, इसमें एड्रेसिंग एलिमेंट क्या क्या यूज हुआ एरे के केस में। व्हाट आर द वेरियस एड्रेसिंग एलिमेंट्स वी आर यूजिंग, एनीवन? सबसे पहले क्या यूज किए, एड्रेस, बेस एड्रेस, या इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग एड्रेस एज ए एड्रेसिंग एलिमेंट यूज हुआ। दूसरा क्या यूज हुआ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, जो अभी यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि आपका जो एरे जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट 8 बिट है या 16 बिट, यानी कि किस तरह का डेटा वहां पर होल्ड हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर हम लोग वेट ऑफ द पर्टिकुलर डेटा लिखे, यानी कि आपके डेटा का वेट क्या है, इंटीजर डेटा है, फ्लोट डेटा है, किस तरह का डेटा है। तीसरा हम लोग यहाँ क्या यूज किए, तीसरा हम लोग इंडेक्स एज ए एड्रेसिंग एलिमेंट यूज किए, ठीक है ना, बेस के साथ इंडेक्स। क्यों, तो इंडेक्स नंबर 6 पर जो डेटा है उसका एड्रेस अगर निकालना है, तो हम बेस एड्रेस से जो वेट ऑफ द पर्टिकुलर डेटा है उसको लोकेशन यानी इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करके निकाले। तो यहाँ पर 3 आपका एड्रेसिंग एलिमेंट यूज हुआ, बेस एड्रेस, डिस्प्लेसमेंट और इंडेक्स, और तीनों को मिलाने से आपका इफेक्टिव एड्रेस निकला, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है ना। तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज किए, बेस एड्रेस प्लस W इंटू लोकेशन। तो अगर हमको 6 का एड्रेस निकालना है
तो ये यूज किया इफेक्टिव के लिए। अगर हमको 9 का निकालना होगा तो क्या यूज करेंगे, इंडेक्स यूज करेंगे। वेट क्या है 2 है तो 9 इंटू 2 18 और 1000 में ऐड करेंगे तो यहाँ सर वो 1000 दो 18 कहाँ है से ना। आया सर? So why I discuss these things, because you already familiar with the C language, and when we switch to the particular, sir. yes, सर वो बोलिए। दो कहाँ से आया सर? yes, वो दो कहाँ से आया? 1000 प्लस 2 इंटू पूरा 6। कहानी बता रहे हैं तुमको। दो कहाँ से आया पूछ रहा हूँ। इंटीजर का साइज क्या होता है क्या पता सर? अभी बताया ना, नहीं पता। 2 होता है सर। डेटा टाइप नहीं पढ़ाया गया सी में सर भूल गया। तो डेटा टाइप हुआ है सर। पढ़ाया गया है सर, न्यू स्टूडेंट होगा डेटा सर। टाइप आपका जो है इंट का डेटा टाइप इंट जो है इसका साइज क्या होगा, 2 साइज 2 बाइट होगा ना। यस सर। और इसी के बेसिस पर रेंज आप निकालते हैं ना। रेंज निकालने के लिए भी लास्ट क्लास भी बताए थे। रेंज निकालने के लिए हम लोग जनरलाइज फार्मूला बताए थे ना। साइन इंटीजर के लिए क्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 टू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये साइन के लिए है। अनसाइंड के लिए क्या होता है 0 टू 2 टू द पावर n माइनस 1 पावर में माइनस माइनस 1। ये आपका हो गया अनसाइंड के लिए, और ये हो गया आपका साइंड के लिए। साइंड का मतलब हुआ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ गया। अनसाइंड का मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू होगा इंक्लूडिंग 0। तो ये इंटीजर आपका, अगर हम साइन इंटीजर, इंटीजर का मतलब साइन इंटीजर, साइन इंटीजर के केस में इंटीजर का साइज अगर 2 बाइट होता है तो कितना बिट होगा 16 बिट। 16 माइनस 1 टू 2 टू द पावर 16 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज क्या हो जाएगा माइनस 2 का पावर 15 टू 2 का पावर 15 माइनस 1, जो फाइनली हम लोग लिखते हैं माइनस 32,768 से 32,767। 67 ये 68 में एक कम हो गया यहाँ। तो ये जो 2 बाइट हम बात कर रहे हैं, इसी 2 बाइट को यहाँ W का वैल्यू मेंशन किए। यही बात मैं बताया कि अगर आपका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, अगर आपका डेटा टाइप फ्लोट होगा तो कैरेक्टर के केस में 1 बाइट होता है, फ्लोट के केस में 4 बाइट होता है, ठीक है। डबल के केस में 8 बाइट होता है। तो ये जैसे जैसे बाइट बदलेगा वैसे वैसे ये भी बदल जाएगा ना। 1 बाइट है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 का पावर n माइनस 1, तो 1 बाइट में कितना बिट होता है 8 सर 8 माइनस 1 हो जाएगा। 2 का पावर 8 माइनस 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाता है माइनस 2 का पावर 7 टू 2 का पावर 7 माइनस 1, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस 128 टू 128, यही ना होता है। यस सर। ये हाँ, अब यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिए। मान लेते हैं 4 बाइट में कैलकुलेशन दिक्कत है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 2 का पावर 4 बाइट माने हाउ मेनी बिट्स 32 सर 4 बाइट में 32 बिट्स, तो जस्ट Yes, लेस कर दो 32 बिट्स, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 2 का पावर 21 टू 2 का पावर 31 माइनस 1। ये आपका रेंज हो जाएगा फ्लोट के लिए। यहाँ अब और हो गया 64 बिट बाइट है, तो यहाँ हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो अगेन यहाँ पर लिख सकते हैं 64 में घटा दिए तो माइनस 2 का पावर 63 टू 2 का पावर 63 माइनस 1, दिस इज द रेंज। तो ये जो रेंज आपको पढ़ाया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये रेंज ही आपका जो है सेट करता है पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, बट वी नीड स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग एड्रेस जब आपको चाहिए होगा, अब इसके लिए आपको सी प्रोग्रामिंग में बताया गया होगा, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग जब आप किए होंगे, सपोज टर्बो सी प्लस प्लस में कंपाइलर यूज कर रहे होंगे, एक मिनट बोला एक दिन नहीं था हमको म्यूट करो भाई। कौन है मैं करना चाहते हैं हम तो बोलिए दे देती है म्यूट करो। अरे म्यूट कर लो साहब अपने आप को। क्या है ग्रुप पे बातें किया जा रहा है। म्यूट नहीं करते हैं कि आप इंटरेक्ट करिए, लेकिन अब म्यूट करना पड़ जाता है।
तो यहाँ पर स्क्रीन अब बोल भी नहीं पाइएगा आप। नाउ सपोज दिस इज द एरे। तो अब इस एरे में suppose if you want to print the address of the particular element, तो एरे का साइज चूंकि 5 एलिमेंट है तो एरे का साइज 5 हो गया। तो इसका इंडेक्सिंग 0 से लेकर 4 तक जाएगा, लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 4। अब इफ यू वांट टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट address of a, ठीक है ना, एड्रेस ऑफ a इज इक्वल टू परसेंटेज u, अनसाइंड होगा, एड्रेस हमेशा अनसाइंड होगा। देन जस्ट सी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम्परसेंड ऑफ a प्रिंट कर देंगे। एम्परसेंड a करने से क्या होगा कि आपका जो एड्रेस, बेस एड्रेस यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट वी विल चेक द बेस एड्रेस। नाउ व्हेन वी रन द प्रोग्राम, see you will get the base address. Is it, just note it down, 65,516। जो हम लोग वहां 1000 एज्यूम कर रहे हैं वो यहाँ पर 65,516 आ रहा है। जस्ट नोट इट डाउन एंड देन चेक आउट 10 जस्ट जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट, नाउ वी जस्ट यूज द सेम लाइन। Now we want to print the address of a, suppose A0, 1, 2, 3 position value A3, ठीक है ना। Now because we want to print the address of A3, यहाँ भी हम लोग इसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि लूप में हमको वैल्यू प्रिंट नहीं करना है। Just take it in a comment, or you can take single line comment also because we are using Turbo C++ compiler. तो यहाँ when you write address of 3, just see, दोनों को हम लोग अगर चेक करेंगे तो एड्रेस ऑफ 3 हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए। एड्रेस ऑफ 3 अगर हमारा 65,516 है तो ये एड्रेस ऑन थर्ड लोकेशन यानी कि 1 0 1 2 3 0 1 2 3 यानी 4 का एड्रेस हमको निकालना है। तो 4 का एड्रेस निकालने के लिए अगर 65,516 है और ये इंटीजर कंटेनर है, इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर वैल्यू का कंटेनर है, तो हमारा 65,516 में यहाँ 2 बाइट ऐड होगा, फिर 2 बाइट यहाँ पहला जो 1 है उसका एड्रेस 65,516 है, क्या है बोलिए। ठीक है, तो 65,516 में 2 ऐड हुआ तो 18, फिर 2 ऐड हुआ तो 20 और 4 के लिए क्या हो जाएगा 22। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट जस्ट सी, सिमिलरली द पर्टिकुलर ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। नाउ सी एड्रेस ऑफ A3 इज व्हाट 65,522, जो हम लोग 1000 के लिए देख रहे थे। हेलो बोलिए। हाँ
अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ठीक, ओके नाउ इट इज विजिबल। इसीलिए जो है, ठीक है समझ गए, फोन आ गया। 80, अभी जो हम लोग कोड लिख रहे थे वो शायद आप देख नहीं पाए। हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे कि एक एरे लिखे, एक एरे जो है उसमें 5 एलिमेंट है, इस 5 एलिमेंट के बेसिस पर इसका साइज 5 हो गया। अब इसका साइज 5 हो गया तो अगर हम बेस एड्रेस को पहले प्रिंट करते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू है तो कोई ना कोई एड्रेस एलोकेट हुआ होगा, तो बेस एड्रेस को प्रिंट करने के लिए %u अनसाइंड इंटीजर के लिए कन्वर्शन स्क्वायर यूज किए, और एड्रेस ऑफ ए जैसे ही लिखा गया तो आपका बेस एड्रेस प्रिंट हुआ। अभी इसको हम कमेंट में डाल रहे हैं, ठीक है ना। जो काम हम लोग वहां किए, तो पहले हम चेक करते हैं कि इसका बेस एड्रेस क्या है। तो बेस एड्रेस एक हमारा यहाँ नोटिफाई होगा, तो उस बेस एड्रेस को आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले 65,516 इसको नोट डाउन करिए, यानी एड्रेस ऑफ द ए इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि एड्रेस ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन द 0th index. Now as like in the particular program, in the particular text हम लोग जैसे डिस्कस किए, वैसे ही यहाँ पर अगर हम इस 4 का एड्रेस निकालना चाहें, यानी इस 4 का एड्रेस चेक करना चाहेंगे, तो अगर 65,516 इसका बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, और ये इंटीजर डेटा को होल्ड कर रहा है, तो 4 का एड्रेस क्या होना चाहिए, जस्ट चेकआउट 4 का एड्रेस होना चाहिए 65,516 के बाद ये 2 18 2 20 और 2 22, यानी 4 का एड्रेस होना चाहिए 65,522। जो वहां हम लोग 1000 एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल में आप देख पा रहे होंगे, एक्चुअल में जो आपका ठीक है। अब when you execute this program, just see the address of A is 65,516 and address of A3, that means the address of element 4 is 65,522, ठीक है ना। बोलिए क्या बोल रहे हैं, माधव कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं। माधव कुमार देखिए तो, हाँ तो 65,516, और वहां जो हम लोग एग्जांपल लिए थे उसमें जनरली क्या कर दिए थे, 1 2 3 4, और यहाँ पर वैल्यू ले लिए थे 1 2 3 4 5, इंडेक्सिंग हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू हो गया। इसका पहला एड्रेस यहाँ पर दे रहा था आपका कंपाइलर 65,516। हाँ क्या बोल रहे हैं अंशु कुमार। सर स्क्रीन पे कुछ ब्लैक कलर का हो जा रहा है बार बार बीच में साइड में। यस स्क्रीन पे ब्लैक कलर का बहुत बड़ा धब्बा आ रहा है। आवाज आ रहा है स्क्रीन पे सर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड में आ रहा है। कुछ कम हुआ, तो अब यहाँ देखिए इसके बेसिस पर ये आपका हो जाएगा 65,518, ये आपका हो जाएगा 65,519, 18 के बाद 20, 2 बाइट बढ़ेगा, और इसका हो गया आपका 65,522। यही चीज यहाँ हम बताना चाह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू इंटीजर ये 2 बाइट बढ़ाया। अगर हम इंटीजर के जगह पर, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप इंटीजर के जगह पर यहाँ पर कैरेक्टर ले लें, कैरेक्टर
और इसको सिंगल कोट में ले लें सारे वैल्यू को। क्योंकि आप कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, नाउ इट बिकम करेक्टेड। नाउ व्हेन यू प्रिंट द एड्रेस, देन जस्ट सी व्हाट इज द एड्रेस, base address, just see here. Now the base address is 65,520 because base address will be changed. So 65,520 and the address of third location is 65,523. Now see, जैसे वहां पर आपका 2 बाइट बढ़ा, यहाँ पर क्या हुआ, एक आपका एक का जो है करेक्टर 1 जो है उसका एड्रेस 65,000 अगर 520 है तो 2 का कितना होगा 21, 3 का होगा 22 और 4 का हो जाएगा 23। तो इसका मतलब कि आपका करेक्टर डेटा टाइप के हिसाब से ये एक बाइट इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम 4th लोकेशन का डेटा देखें, यानी 5 का अगर एड्रेस प्रिंट करेंगे तो हमारा जो है ये बढ़कर कहां तक चला जाएगा, ये बढ़कर हो जाएगा 20 के बाद 21, 22, 23, 24। तो आपका जो है लास्ट जो आपका एलिमेंट है उसका एड्रेस हो जाएगा 65,524, यानी एक बाइट यह बढ़ा रहा है। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि किस तरह का वैल्यू आपका जो है होल्ड कर रहा है वो पर्टिकुलर एरे। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप लेंगे तो 4 बाइट बढ़ेगा। तो यही चीज बता रहे थे हम कि आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है जो भी जनरेट हो रहा है एरे के केस में, वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पर्टिकुलर डेटा विच इज एलोकेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो डिपेंड करता है। तो सेम वे में जब हम लोग यहाँ देखेंगे एक्सेसिंग ऑफ मेमोरी लोकेशंस, तो यहाँ पर भी आपका कुछ एड्रेसिंग एलिमेंट यूज होगा। अब यहाँ कौन कौन सा एड्रेसिंग एलिमेंट है, तो बेस एड्रेस तो एज इट इज है, बेस एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस जो आपका इफेक्टिव एड्रेस है। अब वो ऑफसेट एड्रेस बेस एड्रेस के साथ कौन सा कंटेंट को ऐड करने से बनेगा, तो कंटेंट ऑफ वेरियस रजिस्टर वी हैव 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट आपका उसी तरह से है जैसे साइज आप वहां तय कर रहे हैं, यानी कि आपका जो साइज है वो 2 बाइट हो रहा है, 1 बाइट हो रहा है या 4 बाइट हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि विच टाइप्स ऑफ डेटा यू आर एलोकेटिंग इन द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। तो अगर हम यहाँ पर 16 बिट रजिस्टर यूज करेंगे तो 16 बिट रजिस्टर में 16 बिट का डेटा एलोकेट होगा मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकता है। अगर 8 बिट का रजिस्टर यूज करेंगे तो उसमें 8 बिट का तो डेटा एलोकेट होगा ही, मोर देन 8 बिट का डेटा आप एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द सिमिलर वे टू एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशन इन इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। इसके अंदर भी हम लोग जो मेमोरी लोकेट करेंगे उसमें भी आपका ये की एलिमेंट यूज होगा। नाउ देयर इज ए टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द सेगमेंट रजिस्टर्स। तो सेगमेंट रजिस्टर वी ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज द पार्ट ऑफ बस इंटरफेस यूनिट, क्योंकि जब तक आपका सेगमेंट, आप जब तक प्रोग्राम लिखेंगे नहीं तब तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन, यानी कि हमको एक प्रोग्राम को रन करना था तो पहले हमको एडिटर ओपन करना पड़ा, एडिटर पर हमको सोर्स कोड टाइप करना पड़ा, फिर आपको जो है उस सोर्स कोड में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ा कि कोई एक्स्ट्रा आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना है या नहीं करना है। नाउ सी, एक चीज और आप देखिए यहाँ पर, जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं जस्ट सी हियर, तो अगर हम इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, हमने कितने लाइन का प्रोग्राम लिखा है, 4-5 लाइन का प्रोग्राम लिखा है। नाउ सी लाइन कितना कंपाइल हुआ, जस्ट सी हियर, हाउ मेनी लाइंस कंपाइल्ड, 466 लाइन कंपाइल्ड, मींस you are writing only 1 2 3 4 5 लाइन प्रोग्राम इंक्लूडिंग मेन। अगर देख लिया जाए तो 6 and 5 का 6 7 और 8 एंड हेडर फाइल 2 यूज किए हैं। अगर हेडर फाइल को भी 2 जोड़ लिया जाए यानी कि 10, यानी 10 लाइन के कोड को 466 लाइन कंपाइल करना पड़ गया। दैट मीन्स कि दिस हेडर फाइल ऑल्सो होल्ड समथिंग। इस हेडर फाइल में भी कुछ डिफिनीशन और कुछ लाइन ऑफ कोड आपका रिप्रेजेंट होता है। तो व्हेन यू सेट इट अंडर कमेंट देन यू सी दैट देयर इज एरर, बट वी जस्ट वांट टू सी द लाइन ऑफ कोड। तो नाउ द लाइन ऑफ कोड इज हाउ मच लाइन ऑफ कोड यू आर राइटिंग, ओनली 10 लाइन। आपने आपका केवल 10 लाइन का कोड जो है वो कंपाइल हो रहा है। तो 10 लाइन का कोड आप जोड़ लीजिए। अभी जो जोड़े हम, जो 2 कमेंट है
फिर void main थर्ड, opening parenthesis 4, then character and variable declaration 5, ठीक है ना। देन आपका जो है एक आपका कमेंट इंट आई के लिए लिया गया है 6, और उसके बाद 4 आपका जो है कमांड, यानी कि टोटल 10 लाइन का कोड है, 10 लाइन कंपाइल हुआ आपका। एरर इसमें जो है आपका एरर क्रिएट हुआ। अब ये एरर जो है, अब एरर क्या है वो भी देख लीजिए। एरर, पहला एरर क्या है, फंक्शन क्लियर स्क्रीन शुड हैव प्रोटोटाइप, printf and getcs should have prototype, that means we are using only printf, we are not using a scanf, so this need a prototype. Prototype means what, कंपाइलर को इस फंक्शन को कंपेयर करने के लिए प्री इंफॉर्मेशन आपने नहीं दिया तो उसके लिए क्या है कि यू हैव टू गिव प्री इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। जैसे ही इसको आप इंक्लूड करेंगे, ये आपका प्री इंफॉर्मेशन कंपाइलर को मिल गया कि आपका जो कोड है वो अब रन करेगा। देन वी जस्ट कंपाइल द सेम, Alt F9। नाउ जैसे ही उसको ओपन किया तो 10 लाइन का कोड आपका 466 लाइन में बदल गया। इसका मतलब है कि बाकी का जो 456 लाइन्स है, that lines are exist in that header file studio.h and conio.h, and that is used as a prototype for the function clear screen or as well as the printf, ठीक है। देन यहाँ पर वही चीज हम बताना चाह रहे थे, और फिर उसी चीज को यहाँ हम लोग पॉइंट करेंगे कि आपका जो सेगमेंट रजिस्टर भी है वही पर्पस को फुलफिल करता है। बिफोर एलोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द एग्जीक्यूशन यूनिट, योर सेगमेंट रजिस्टर are the part of bus interface unit which is used to prepare the instruction for execution। आपके एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन का प्रिपरेशन यहाँ हो रहा है, यानी कि आप भी जब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हैं किसी कंपाइलर में, तो वहां पर भी आपका इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर होते हुए कहाँ जा रहा है, एग्जीक्यूशन। यानी कंपाइलेशन कब कर रहे हैं, जब आप कोड लिख ले रहे हैं। एग्जीक्यूशन कब कर रहे हैं, जब कंपाइलेशन ओके है। अगर कंपाइलेशन में एरर है तो एरर को पहले रेक्टिफाई करेंगे, डिबग करेंगे, डिबग करने के बाद फिर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका जो है बस इंटरफेस यूनिट सेम काम करेगा। नाउ यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द स्टेटस फ्लैग रजिस्टर। इट विल कंसिस्ट ऑफ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो 1 बिट का इंफॉर्मेशन ये रखता है। कैरी फ्लैग आप जानते हैं क्या है, लेकिन अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है वो 8 बिट और 16 बिट, 8 बिट एडिशन और 16 बिट एडिशन का यहाँ मतलब क्या है कि अगर आपका जो है 8 बिट ऑपरेशन हो रहा है यानी कि डेटा का जो लिमिटेशन 8 बिट का होगा, अगर 16 बिट है तो डेटा का लिमिटेशन मैक्सिमम 16 बिट तक का हो सकता है। इसमें किसी को कैरी और बोरो में तो डाउट नहीं है ना, because in some batch someone have doubt कि what is carry and what is borrow, because आप already decimal arithmetic जब करते हैं तो वहाँ carry लेते हैं, और जब subtraction करते हैं, addition करते हैं तो carry, और जब subtraction करते हैं तो borrow का जरूरत होता है। तो carry और borrow, तो I think that most of the students have the concept of carry and borrow। parity flag जैसे हम लोग डिस्कस किए थे वो as it is है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग दैट मींस फर्स्ट टाइम जब आपका कैरी फ्लैग ऑन हुआ, जैसे सिंपली अगर डेसिमल अरिथमेटिक में देखें तो 7291120, यहां इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। लेकिन इसी में जब हम इसको अगर लिख दें तो 9 + 9 यहाँ 18, यहाँ 1 कैरी हो गया, फर्स्ट टाइम कैरी फ्लैग ऑन होगा, फिर ये 6 हुआ, फिर यहाँ 9 हो गया। तो इस केस में भी आपका कैरी फ्लैग ही ऑन हुआ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ लिखें तो सी, यहाँ अगर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो व्हाट इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, वी जस्ट सी 9 + 9 इज 18, तो यहाँ कैरी फ्लैग ऑन हुआ, और फिर 9 3 12 और 1 13, नाउ अगेन दिस वन, तो दिस वन इज ट्रीटेड एज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग।
यानी फर्स्ट टाइम जो है आपका कैरी फ्लैग ऑन हुआ, उसके बाद अगर फर्दर कैरी जनरेट हो रहा है तो आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी ऑन हो जाएगा। तो इन डेसिमल वी जस्ट डू द सेम प्रैक्टिस। डेसिमल अरिथमेटिक में सेम थिंग है कि अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं 390 और इसमें घटा रहे हैं 27, इसको भी 0 करते हैं, और इसमें आप घटा रहे हैं 279। अब यहाँ पर जैसे कैरी का कॉन्सेप्ट है, सिंपल अगर हम सब्ट्रैक्शन करें 2 3 3 2 4 और 1 1 2, तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नो बोरो इज नीडेड हियर, ठीक है ना। बट अगर हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से कम है, यानी 0 से अगर 9 को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो वी नीड बोरो, तो यहाँ से हम बोरो लेते हैं। अब यहाँ बोरो नहीं है, यहाँ बोरो लेने का चांस नहीं है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जब हम बोरो करेंगे तो यहाँ कितना होगा, थोड़ा सा अनम्यूट करते हैं। अब आप म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते हैं। तो बताइए, अब 0 में से 9 को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके जो जस्ट एडजेसेंट जो हमारा जो बिट है वो भी 0 है। तब इससे आगे बढ़ेंगे, इधर आएंगे, तो इधर जब आएंगे तो 3 से हम बोरो करेंगे अगर डेसिमल में, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि डेसिमल अरिथमेटिक में एक बोरो का मतलब है 10, डेसिमल का बेस 10 होता है, तो एक बोरो का मतलब 10 है, तो 10 प्लस 0 क्या हो गया, 10 हो गया। तो अब ये आपका जो दूसरा वाला है ये 10 हो गया, तो इस 10 में से फिर इसमें बोरो कर रहे हैं, यस 10 में से एक बोरो किए, तो ये हमारा दूसरा वाला क्या हो गया, 9। 9, और ये जिसको बोरो करना था जिसके लिए, वो कितना हो गया, 10। तो 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ पर दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बोरो, ठीक है ना। बोरो किया गया, तो ये 9 माइनस 9 यानी 10 माइनस 9 1 और 9 माइनस 7 2, और इस 3 में से एक बोरो कर लिया गया तो ये 2 बच गया, तो 2 माइनस 2 इज 0। So that is the concept of borrow we use in the decimal arithmetic. Same will be completed in the binary arithmetic also. So here I think that you the query flag, auxiliary query flag is clear to you. Yes sir. जीरो फ्लैग आप ऑलरेडी जानते हैं। आगे जब हम लोग प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहां पर भी ये सेटिंग आपका चेक होगा। Z=1 रिप्रेजेंट करेगा कि आपका 0, कोई भी कंप्यूटेशन में 0 वैल्यू आ रहा है। अगर Z=0 है, इसका मतलब है कि डिफॉल्ट जो 0 था, एक बिट का इंफॉर्मेशन, वो 0 बना हुआ है। इसका मतलब है कि रिजल्ट हमेशा नॉन 0 वैल्यू आ रहा है, 0 वैल्यू नहीं आ रहा है। साइन फ्लैग एज इट इज है। All are the conditional flag used active whenever the computational कोई भी condition on होगा ALU पार्ट में। Then there is a trap flag। trap flag के लिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर भी आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर भी इंटरप्ट होता है, ठीक है ना। जब भी कोई एड्रेसिंग एरर आता है तो ट्रैप फ्लैग ऑन हो जाता है। तो एड्रेसिंग एरर के लिए हम लोग डिस्कस किए थे मेन मेमोरी मैनेजमेंट में, लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। ये मेन मेमोरी मैनेजमेंट में आपका जब भी कोई लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस बनाया जाता है तो फिजिकल एड्रेस बनाने के पहले लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर से चेक होता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी प्रोग्राम में और उस वेरिएबल का कोई वैल्यू उस रेंज से बाहर ले लेते हैं। जैसे इंट आपने लिया, इंट का वैल्यू n = 1 2 3 4 5 लिया, ये सही है, लेकिन एक इंट आपने इसी के लिए लिया रिवर्स, और रिवर्स जब इसका होगा तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1, तो ये आपका गार्बेज वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये अगर हम पूरा कमेंट में डाल दें और इसको भी कमेंट में डाल दें कि इसका यूज नहीं है, और यहाँ पर अगर हम सिंपल वैल्यू ले लेते हैं इंट n = 1 2 3 4 5, और इसी वैल्यू का रिवर्स भी लिख लेते हैं इंट
कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, रिवर्स इसका यही होगा, ठीक है। तो रिवर्स भी लिख देते हैं। और अगर इसको हम प्रिंट करना चाहें तो क्या हमारा कंपाइलर इसको प्रिंट करने की स्थिति में रहेगा, ठीक है ना। जस्ट वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी is equal to percentage d, and first percentage d is for n and second percentage d is for, and the value of n is, यहाँ पर सिंपली आप वैल्यू ही लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। n इज इक्वल टू दिस, तो n का जो वैल्यू है यहाँ प्रिंट होगा। एंड एट द सेम टाइम वी जस्ट यूज है ना वैल्यू ऑफ r reverse, the value of reverse is equal to percentage d, and here we call the particular value RED. So when you compile this program, there is compilation, no issue is there. When you execute the program, let's see it is there. CLSR को हटाना है, क्लियर स्क्रीन। Now, why the particular? Is there any problem? क्लियर स्क्रीन को हटाना ना पड़ेगा, वो क्लियर कर रहा n का हूँ। वैल्यू 1 2 3 4 5 है, n का वैल्यू यहाँ प्रिंट होना चाहिए, और रिवर्स को हम रख दिए 5 4 3 2 1। सपोज अगर हम इसको कमेंट में डाल दें और केवल n का वैल्यू प्रिंट करें, तो यहाँ परसेंटेज डी लिया हुआ है, इंटीजर के लिए है, तो जो इसका वैल्यू है n के थ्रू हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट नहीं हो रहा है सर, क्लियर स्क्रीन को रिमूव कीजिए ना, रिपीट हो रहा है। ठीक। क्लियर स्क्रीन को रिमूव करें। क्लियर स्क्रीन से क्या दिक्कत है? नीचे वाला सर। से कोई दिक्कत नहीं है जी, जितना बार तुम क्लियर स्क्रीन लिखना चाहोगे उतना बार लिख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। Get ch is also there. Let's see. Value of n is equal to 1 2 3 4 5. Now, अब यहाँ पर अगर हम रिवर्स के लिए भी इसको ओपन कर दें तो क्या हमारा रिवर्स प्रिंट होगा? बिकॉज रिवर्स जो है वो इंटीजर के रेंज से ज्यादा है। नाउ सी, रिवर्स के लिए आपका गार्बेज वैल्यू ले लिया -11215, बट योर n इज ओके, n का वैल्यू ठीक है, रिवर्स इज टेकिंग अ गार्बेज वैल्यू। व्हाई? बिकॉज ये आपका जो रेंज है इंटीजर का जो रेंज है उस रेंज से ये बाहर हो गया, तो अगर हम इसका वैल्यू कम कर दें तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई 5432 रिवर्स का वैल्यू प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप इसका रेंज से बाहर यानी 32,767 लेंगे, इवन यू जस्ट सी हियर कि अगर हम इसमें 32,768 भी ले लेंगे देन आल्सो इट विल नॉट वर्क। So when you run this program, control F9, then again -32,768, ये गार्बेज वैल्यू ले लिया बिकॉज वी आर प्रेसिंग 32,068 इन अ पॉजिटिव मैनर। लेकिन 7 आप जब करेंगे तो कंट्रोल F9, तो ये आपका सही प्रिंट करेगा। Why I discuss these things? Because you just know the concept
कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रेंज, डेटा टाइप और रेंज का क्या इम्पैक्ट है ये समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू यू। यस सर। यस सर। हाँ, तो वही चीज यहाँ है, ट्रैप फ्लैग ऑन होना, मतलब कि वहां पर आपका एरर आया, एरर आया का मतलब कि जो वैल्यू आप प्रिंट करना है वो प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली देयर इज ए डायरेक्शन फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग का मतलब है कि आपका कब सोर्स इंडेक्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, कब डेस्टिनेशन इंडेक्स में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होगा। अगर इन बिटवीन कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो उस केस में डायरेक्शन फ्लैग ऑन हो जाएगा। या तो आपका कीबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है या मॉनिटर एज ए रिसोर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो वैल्यू आप इनपुट करना चाह रहे हैं यूजर, बहुत बार क्या होगा जैसे एटीएम में आप गए, आप कीबोर्ड से एंट्री कर रहे हैं, वहां पर मॉनिटर पर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज सर्टेन इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन अकर बट द डेस्टिनेशन इंडेक्स इज नॉट गिव यू द व्यू ऑफ द पर्टिकुलर चेंजिंग। तो अगर आपका उस व्यू को नहीं देख पाएंगे तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि आपने जो डेटा दिया वो सही जगह पहुंचा या नहीं, या आपने जितने की को प्रेस किया उतना ही जो है डेटा वहां तक उस करेक्टर जो है वहां तक पहुंचा या नहीं। तो उस केस में भी आपका डायरेक्शन फ्लैग ऑन हो जाता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट आपका 0 रहता है, और जैसे ही आपका इंक्रीमेंटेशन आपका जो है होना होता है तो उस केस में ये चेंज होता है, यानी कि डी जब 0 है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेशन चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही कहीं एरर आया तो वहां इसका मतलब क्या है, वो डिक्रीमेंटेशन आपका ऑन, यानी कि डी आपका ऑन होना चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका डायरेक्शन वहां पर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जब पिन डायग्राम, तो यहाँ पर भी इंटरप्ट पिन है। इंटरप्ट पिन क्या है कि अगर कोई, जैसे आप प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि अगर कोई प्रोसेस को इंस्टेंस कम होने के चलते, यानी रिसोर्स अगर ज्यादा इंस्टेंस होगा तो एक से अधिक प्रोसेस उसको यूज कर सकता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स, अगर कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू अगर इंस्टेंस यूज हो रहा है और उस इंस्टेंस का डिमांड कर दिया, रिक्वेस्ट दे दिया, और उस इंस्टेंस को नहीं मिल पाया उसको, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस इंटरप्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इंटरप्ट होगा कोई प्रोसेस तो इंटरप्ट फ्लैग ऑन होगा। जैसे आप प्रिंटर को प्रिंट कमांड दिए, पहले से प्रिंटर किसी प्रोसेस का कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अगर सिंगल प्रिंटर होगा, सिंगल इंस्टेंस होगा, तो आपका प्रिंटर दूसरा कमांड नहीं ले पाएगा। तो अगर दूसरा कमांड नहीं ले पाएगा तो जो प्रोसेस सेकंड रिक्वेस्ट दिया वो प्रोसेस क्या है, वो इंटरप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इंटरप्ट पिन है जो प्रोसेस को इनेबल्ड, यानी जैसे ही इंटरप्ट पिन इनेबल्ड होगा तो आपका जो प्रोसेसर है इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में मूव कर देगा, यानी कि आपका जो प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कि जो इंस्टेंस जिसके लिए वो रिक्वेस्ट किया है वो अदर प्रोसेस रिलीज नहीं करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़े होंगे। ओवरफ्लो फ्लैग, कुछ लोग जो बोल रहे थे कि ओवरफ्लो फ्लैग जब कैरी फ्लैग है तो ओवरफ्लो फ्लैग क्यों होगा, ओवरफ्लो फ्लैग का कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे होंगे आप। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग कब हुआ, जब आपका रेंज से बाहर कोई डेटा ले लिए तो वहां गार्बेज वैल्यू ले लिया। कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ओवरफ्लो फ्लैग आपका कब ऑन होगा, जब भी कोई पर्टिकुलर नंबर आपका जो है रेंज से बाहर चला जाता है, यानी कि जो रेंज है इंटीजर का रेंज है उस रेंज के, यानी कि -32,768 से 32,767, लेकिन इस रेंज से बाहर चला गया, तो दैट इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो फ्लैग। तो इट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, you just go through, okay. In next class I just share you the register set of Intel 8086. Today I will share, you just go through that one, okay na, and then after we discuss that particular topic, register set of Intel 8086.